हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो +2 के राजनीति विज्ञान का टॉपिक पढ़ रहे थे, जो भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां हैं उसको हम कर रहे थे। तो देखो, चुनौतियों के अंदर हमने जो किया था वो हमने दो प्रकार की चुनौती पढ़ चुके थे कंप्लीट। एक तो हमारी हो चुकी थी जो आपका सांप्रदायिकतावाद थी और जातिवाद था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो लेसन चला था उसी भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों के बारे में, जो भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जो समस्याएं पैदा हो रही है उसमें था क्षेत्रवाद एवं भाषावाद। ठीक है, और क्षेत्रवाद के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ भी चुके थे। हमने क्षेत्रवाद के कारण पढ़ चुके थे। देखो, भारत के अंदर जो प्रकृति की विभिन्नता होती है, कहीं मैंने बताया था पहाड़ी एरिया पाया जाता है, कहीं मरुस्थलीय है, कहीं मैदान है, और मैदानी एरिया में भी आपको बात करें तो उनको उपजाऊपन पाया जाता है, कहीं अनुपजाऊ होती है, कुछ पैदावार नहीं होती। ठीक है, कहीं पठारी एरिया है, कहीं समुद्री कुछ जो एरिया आता है, जो हमारा तटीय एरिया आता है। तो कहने का मतलब है ये जो विभिन्नता होती है इसी कारण में क्या होती है, हमारे यहाँ पर क्षेत्रवाद की जो समस्या है वो पनपती है। उसके बाद कुछ राजनीतिक कारण भी होते हैं। ठीक है, कुछ असमानता होती है राज्यों में, किसी राज्यों में ज़्यादा सुविधा दी जाती है, किसी राज्यों में सुविधाएं नहीं दी जाती। इसका भी कारण होता है राजनीतिक कारण, वोटों की राजनीति होती है। ठीक है, ये सब क्या होता है, इसके कारण क्षेत्रवाद को क्या होता है, पनपता है या क्षेत्रवाद बढ़ता है। अब हम पढ़ रहे हैं क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम। देखो, मैंने आपको पहले बताया था जब हम पढ़ी समस्या रहे हैं तो दुष्परिणाम है तभी तो समस्या पढ़ रहे हैं, इसका कोई बड़ा मैटर तो है नहीं भाई। हमने पढ़ी है भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां, इसका मतलब भारतीय लोकतंत्र के अंदर जो समस्याएं पाई जाती है, जब उसके दुष्परिणाम है तभी तो उसकी समस्या है। यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो, यानी हमें हमारे सामने रुकावट पैदा करता है, हमारे विकास को रोकता है। तो यानी इसके दुष्परिणाम तो होंगे, दुष्परिणाम होते हैं जो बुरे परिणाम होते हैं। तो दुष्परिणाम की बात करें, सबसे पहले आता है देश की अखंडता को चुनौती। ध्यान से सुनते जाना, कोई दिक्कत नहीं है। देश की अखंडता को चुनौती। देखो, ये अखंड क्या होता है? अखंड होता है खंडन न होना, एकता की बात होती है। मैंने आपको बताया था ना, अखंडता शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। 3 शब्द जोड़े थे ना, उसमें एक अखंडता शब्द भी था। यानी देश अखंड है, यानी खंड नहीं है। खंड के माने होता है टुकड़े होना, तो देश के टुकड़े नहीं, अखंड है, ये एक है, एकता है, सब एक है, हमारा देश है वो। लेकिन इस समस्या के कारण अखंडता को चुनौती मिलती है। इसका मतलब एक नहीं रह पाते हम, एक नहीं रह पाते, क्योंकि क्षेत्रवाद के कारण क्या होता है, क्षेत्रवाद के कारण हम क्या होते हैं, अपने क्षेत्र के बारे में सोचते हैं। हमारी जो भावना होती है वो संकीर्ण होती है, हम सिर्फ अपने क्षेत्र को ही लेकर चलते हैं। हमने इसका क्षेत्रवाद का अर्थ पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि हम क्षेत्रवाद वो होता है जिसके अंदर सिर्फ अपने क्षेत्र की बात होती है। जैसे मैं इस क्षेत्र में रहता हूँ तो मैं इसी क्षेत्र के विकास की बात करूंगा, इसी क्षेत्र के अंदर मैं प्रेम करूंगा, यानी देश प्रेम को भूल जाऊंगा मैं। राष्ट्रीयवाद की भावना खत्म हो जाएगी, सिर्फ क्षेत्रवाद की भावना आ जाएगी। ठीक है, यानी अपने क्षेत्र के लिए हम अपने राष्ट्र को भी नुकसान पहुंचाने के लिए तत्पर हो जाते हैं, अपने देश को नुकसान पहुंचाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो ये हमारी अखंडता को चुनौती देती है, क्योंकि इससे क्या होता है, नए राज्यों की मांग होती है, इससे अलग होने की मांग होती है, इससे क्षेत्रवाद के आधार पर दंगे होते हैं, संघर्ष होता है, यानी एकता होती है वो धूमिल हो जाती है, एकता खत्म हो जाती है। समझे ना बात? एकता नहीं रहती फिर। आप अपने क्षेत्र के बारे में सोच रहे हो, मैं अपने क्षेत्र के बारे में सोच रहा हूँ, आप सरकार पर ये दबाव बनाते हो भाई क्षेत्र के लिए कानून बने, मैं सरकार पर ऐसा दबाव बनाता हूँ मेरे क्षेत्र के लिए कानून बने, मेरे क्षेत्र का विकास हो, मेरे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले। तो ऐसी स्थिति में हम दोनों में क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, संघर्ष हो जाएगा। बस यही प्रक्रिया चलती रहती है। इससे हमारे देश में अखंड नहीं रहते, क्योंकि हमारी भावनाएं बदल चुकी है। आपकी भावना अलग है, मेरी भावना अलग है, देश के बारे में कोई नहीं सोचता। अगर सारे देश के बारे में सोचे तो फिर तो एक ही भावना रहेगी, फिर तो एकता रहेगी। तो सबकी भावनाएं बन चुकी है, सबके विचार बन चुके हैं, तो देश के खंडन होने का भी डर बना रहता है। हम नेक्स्ट दूसरी बात करें, नए राज्यों की मांग। देखो, नए राज्यों की मांग करते हैं, कैसे करते हैं? आप कहोगे जी मेरा क्षेत्र अलग है, अन्य क्षेत्रों से हमारे क्षेत्र की विशेषता अलग है, तो इसलिए हमारे क्षेत्र को अलग राज्य बना दिया जाए, ऐसी मांग होती है। मैं कहता हूँ मेरा क्षेत्र अलग है, पूरे देश से हमारी विशेषता अलग है, हमारा कल्चर संस्कृति अलग है, ठीक है, हमारा जो रहन सहन है वो अलग है। तो मैं ये डिमांड करूंगा भी मेरे को जो हमारा जो क्षेत्र है उसको अलग राज्य बना दिया जाए। तो इससे क्या है, नए नए राज्यों की मांग उठती है।
संघर्ष होते हैं, आंदोलन होते हैं, ठीक है, जो सार्वजनिक संपत्ति होती है उनकी तोड़फोड़ होती है, यानी देश को आर्थिक नुकसान होता है, जो अर्थव्यवस्था होती है उसको नुकसान होता है, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, इसके दुष्परिणाम। आगे हम नेक्स्ट बात करें, क्षेत्रीय राजनीति और आप कह सकते हो जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल होते हैं उनका प्राबल्य होता है। प्राबल्य यानी ये क्या हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। क्षेत्रीय राजनीति को कहते हैं ना, एक क्षेत्र के ऊपर राजनीतिक दल बना लेते हैं, वो सिर्फ उस क्षेत्र की राजनीति करते हैं। उनका कोई प्रतिनिधि जीत कर जाता है संसद में या विधानमंडल में, तो जाके वो सिर्फ अपने क्षेत्र की बात करते हैं, अपने क्षेत्र के विकास की बात करते हैं, इसलिए क्षेत्रीय राजनीति बढ़ जाती है। राष्ट्र की राजनीति नहीं, सिर्फ क्षेत्र की राजनीति। और क्षेत्रीय राजनीति के आधार पर क्षेत्रीय दल बहुत बढ़ जाते हैं। देखो हमारे यहाँ पर अगर आप क्षेत्रीय दल की बात करो ना तो बहुत ज्यादा है। हमने बात जैसे की थी, राष्ट्रीय दल 7 है, उसके बाद राज्य दल होते हैं, एक क्षेत्रीय दल होते हैं। वो क्षेत्रीय दल होते हैं वो क्षेत्र के आधार पर गठित होते हैं। जैसे मैं अपने क्षेत्र के ऊपर राजनीति करके अपना एक दल बना लेता हूँ, आप अपने क्षेत्र का एक दल बना लेते हो, इसलिए क्षेत्रीय दल की प्राबल्यता हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है संख्या। तभी तो राजनीतिक अस्थिरता होती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने क्षेत्र में सीटें ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 4 क्षेत्र है, ये एक सीट ये ले गया, एक ये ले गया, 2 ये ले गया, 3 ये सीटें बट गई ना, तो किसी एक राजनीति को क्या होता है, बहुमत नहीं मिल पाता, क्योंकि ये तो सीटें बट गई है। अब ये सरकार तो बना नहीं सकते क्योंकि इनके पास सीटें कम है। तो जो सरकार बना सकता है, जो राष्ट्रीय दल है, वो वैसे सरकार नहीं बना सकता क्योंकि सीटें इसमें बन चुकी है। अब इसको जो राष्ट्रीय स्तर पर दल होता है फिर उनको साथ लेके चलना पड़ता है। अब इसलिए क्या करते हैं, ये कहते हैं भी हम आपके साथ मिल जाएंगे लेकिन हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए। इसके कारण क्या होते हैं, ये डिमांड करते हैं, मांग करते हैं राष्ट्रीय दल से, और राष्ट्रीय दलों को इनको साथ बनाना पड़ता है क्योंकि सरकार बनानी है उनको, तो इसके कारण उनकी मांग भी माननी पड़ती है, चाहे जायज हो चाहे नाजायज हो। तो इससे क्या होता है, देश में असंतुलन पैदा होता है। एक क्षेत्र का तो विकास हो जाता है, देखो इसके पास 3 सीटें हैं, तो ये कहेगा मेरे क्षेत्र का विकास होना चाहिए तभी मैं आपको 3 सीटें दूंगा, तो इसके कारण इस क्षेत्र का तो विकास हो जाएगा। मान लेते हैं कोई ई क्षेत्र है, उसको एक ही सीट नहीं मिली तो उसका बेचारे का विकास नहीं हो पाएगा क्योंकि वो मांग नहीं कर सकता, उसके पास कोई सीट नहीं है। तो जिसके पास सीट है उसका विकास हो जाएगा, जिसके पास नहीं है उसका नहीं हो पाएगा। यानी क्षेत्रीय दलों की प्रबलता हो जाती है, मजबूत हो जाते हैं वो फिर क्या है, राष्ट्र से मांग करनी शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति में एक क्षेत्र का तो विकास हो जाता है, अन्य क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाता। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम एक इसके दुष्परिणाम की। क्षेत्रीय नेताओं का उदय, ये कह सकते हो आप। इससे क्या होते हैं, क्षेत्रीय नेता हो जाते हैं, यानी हर क्षेत्र के अंदर कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा नेता बन जाते हैं। आपके क्षेत्र का अलग नेता हो जाता है, मेरे क्षेत्र का अलग नेता हो जाता है। तो वो क्षेत्रीय नेता होते हैं, वो अपने क्षेत्र के आधार पर क्या करते हैं, राजनीति करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, दंगे करते हैं, हड़तालें करते हैं, धरने पर बैठते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, क्षेत्रीय नेताओं का उदय होता है, ठीक है। वो अपने फेमस करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने क्षेत्र के वासियों को लेकर हड़तालें करते हैं, अपने क्षेत्र के विकास के लिए धरने देते हैं, ठीक है। ये तो हम बता ही चुके हैं। मेन कारण आपका क्षेत्र अलग नेता है, मेरा क्षेत्र का अलग नेता है, तो फिर वो आपस में झगड़ा करेंगे। आप कहोगे जी मेरे क्षेत्र का विकास हो, मैं कहूँगा मेरे क्षेत्र का विकास हो। ऐसी स्थिति में सरकार क्या हो जाती है, अस्थायी हो जाती है, यानी सरकार किसकी बात माने किसकी नहीं माने, ठीक है। तो निर्णय लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आगे हम नेक्स्ट बात करें, क्षेत्रीय नेताओं का उद्देश्य आगे आता है राष्ट्रीय कानूनों। आप कह सकते हो जो राष्ट्रीय कानून है उनको चुनौती मिलती है। देखो राष्ट्रीय कानून तो वो होते हैं जो पूरे देश के लिए होते हैं, क्या होते हैं, पूरे देश के लिए। यहाँ पर क्षेत्रीय नेता क्या कहते हैं, एक क्षेत्र के लिए कानून की बात करते हैं, कानून की बात है। अब यहाँ पर एक क्षेत्र की बात हो रही है, तो राष्ट्रीय जो कानून है, पूरे देश के लिए जो कानून बना है उसको चुनौती मिलती है। जैसे मान लो आज राष्ट्र ने कोई कानून बनाया, आप उसका विरोध करोगे क्योंकि वो आपके क्षेत्र के अकॉर्डिंग नहीं है, अनुसार नहीं है, तो आप उसका विरोध करोगे।
आप उसकी पालना नहीं करोगे, आप सरकार पर दबाव बनाओगे कि जो ये कानून है इसको बदला जाए या हमारे लिए कानून बनाया जाए। हम हमारा जो क्षेत्र है हम उस सरकार पर दबाव बनाए कि कानून हमारे लिए बनाया जाए। तो इससे जो राष्ट्रीय कानून होता है ना, पूरे देश का कानून होता है, वो नहीं बन पाता। अगर बन भी जाता है तो उसको चुनौती दी जाती है, उसका विरोध किया जाता है, उसके विरुद्ध हड़तालें होती है, संघर्ष होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करें। नेक्स्ट बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कर लेते हैं। ये जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें देश की राजनीति की साख होती है ना, देश की राजनीति की साख वो कमजोर हो जाती है, खत्म हो जाती है। देखो इसका क्या अर्थ हुआ, देखो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर भी एक देश की साख होती है, एक देश की पहचान होती है, और ये तब होती है जब कोई राष्ट्र के स्तर पर कोई काम हो रहा हो। लेकिन जब क्षेत्रीय स्तर पर काम होगा, ऐसी स्थिति में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में हमारे देश की जो साख होती है वो कमजोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक क्षेत्र की बात होती है, राष्ट्र की बात ही नहीं होती। वहां पर भी मुद्दा उठता है, वो क्षेत्रीय मुद्दा उठता है। यानी देखो एक राष्ट्र होता है, अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करें वहां पर तो राष्ट्र को ही जाना जाएगा। जैसे मान लो कोई नेम का गठन हुआ था, उसके बाद यूएनओ है, वहां पर तो देश की बात होती है। अभी भारत का प्रतिनिधि आया था, अमेरिका का प्रतिनिधि है, चीन का प्रतिनिधि है, तो वो तो एक देश की बात हो रही होती है। लेकिन वहां पर भी क्या होता है, फिर देश की बात हो ही नहीं पाती, सिर्फ क्षेत्रीय बातें होती है। वो क्षेत्रीय बातों के कारण हमारी जो राजनीति होती है देश की वो कमजोर हो जाती है, वहां पर हम डिमांड नहीं कर पाते। अरे कई बार घरों में होता है ना, ये जब दूसरे झगड़ते हैं तो वो कहता है पहले घर वालों को तो संभाल लो, पहले घर के अंदर तो व्यवस्था करो फिर हमसे लड़ो। तो घर वाले तो आपस में लड़ रहे हैं, अव्यवस्था है, और आप दूसरों की राजनीति कर रहे हो, ऐसे बोल देते हैं ना पड़ोसी जो पंचायत होती है वो। इसी प्रकार यहाँ पर होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जब हमारी राजनीति होती है तो इस स्थिति में वो बोल सकते हैं पहले अपने देश को तो संभालो, आप अपने देश में तो एकता लेके आओ, फिर पूरे विश्व की एकता होगी। यानी ऐसी स्थिति में देश की राजनीति की जो साख होती है ना, जो हमारी वैल्यू होती है वो कमजोर हो जाती है, ठीक है, या गिर जाती है। ये तो आगे आपका जी क्षेत्रवाद, हमने क्षेत्रवाद का अर्थ पढ़ा, क्षेत्रवाद के कारण पढ़े, और क्षेत्रवाद के हमने दुष्परिणाम पढ़े। ये आपका क्षेत्रवाद कंप्लीट हो, बिल्कुल सिंपल है। देखो जो भी आपने जितनी भी समस्या पढ़ रहे हो सेम है, सबकी समस्या आपको अर्थ पता होना चाहिए जो सेम होता है, सबकी समस्या का कारण पता होना चाहिए, सबकी समस्या का दुष्परिणाम पता होना चाहिए। और अब आपको ये कि देवी क्षेत्रवाद के जो समस्या है उसको दूर कैसे किया जाएगा, उपाय क्या है इसके, तो आप कहोगे संतुलित विकास होना चाहिए, स्थायी विकास होना चाहिए, सभी क्षेत्रों का विकास होना चाहिए, क्षेत्रवाद के आधार पर जो संकीर्ण भावना उसको छोड़ देनी चाहिए, राष्ट्रवाद की भावना पनपानी चाहिए ताकि सभी में राष्ट्रवाद, देश के प्रति प्रेम हो, क्षेत्र के प्रति प्रेम न हो। ये क्षेत्र के आधार पर, राज्यों के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है सुविधा के अंदर वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार देखा गया है कि सेंटर में अलग सरकार हो, राज्य में अलग सरकार हो, ऐसी स्थिति में उस राज्य को बहुत कम मिलता है। क्योंकि हमने बात की थी जो हमारा केंद्र है वो शक्तिशाली है, राज्य है वो वित्तीय आधार पर केंद्र पर निर्भर है। मान लेते हैं केंद्र में भी बीजेपी हो, राज्यों में भी बीजेपी हो, ऐसी स्थिति में तो केंद्र बहुत पैसा देगी राज्यों को क्योंकि एक ही सरकार है। कुछ राज्य में मान लेते हैं अलग दल की सरकार हो, तो ऐसी स्थिति में वहां पर पैसा कम दिया जाता है क्योंकि वो अलग दल की सरकार है, एंटी सरकार है। तो ऐसी स्थिति में जिस दोनों की दल सरकार सेम हो तब तो उस राज्य का विकास हो रहा है, दूसरे में नहीं है तो उसका विकास नहीं हो रहा। तो इन भावनाओं को छोड़ देना चाहिए और देश जनता के अंदर देश प्रेम की भावना जागृत करनी चाहिए, क्षेत्रवाद की नहीं होनी चाहिए। दंगे होते हैं, संघर्ष होते हैं, वो नहीं होना चाहिए। देश अखंड होना चाहिए, देश में एकता होनी चाहिए, ऐसी कल्चर है, यानी राष्ट्र का कल्चर, क्षेत्र का नहीं पूरे राष्ट्र का कल्चर पूरे देश में फैलाना चाहिए ताकि सभी लोगों को क्या हो, एक हो, सभी क्षेत्र का विकास हो। अब उसके बाद हम बात करें भाषावाद। सबसे पहले भाषावाद के बारे में हम क्या करते हैं, भाषा के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो भाषा की बात करें तो हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, संविधान का एक अनुच्छेद है 343, अनुच्छेद 343 आपको क्या कहता है कि जो भारत संघ है, भारत संघ, उसकी एक राजभाषा होगी, कौन है, हिंदी। तो हिंदी उसकी क्या होगी, राजभाषा होगी।
हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, ध्यान रखना। 343 के तहत ये बात कही गई है हमारे संविधान में, और ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, हर बार आता है छोटे क्वेश्चन के रूप में, प्रश्न के रूप में भी ये पूछा था कि हमारी जो राजभाषा घोषित की गई है वो कौन से अनुच्छेद के तहत की गई है, तो आर्टिकल अनुच्छेद 343 है। या आपसे ये पूछा जा सकता है अनुच्छेद 343 में क्या है, हमारी राजभाषा का दर्जा दिया गया है हिंदी को। लेकिन यहाँ पर समस्या कैसा पैदा होती है, देखो हिंदी को जब राजभाषा का दर्जा दे दिया गया, यहाँ पर समस्या तब पैदा होती है जब बहुत से क्षेत्र, बहुत से राज्य ऐसे होते हैं जो हिंदी का विरोध करते हैं। वो कहते हैं हिंदी नहीं होनी चाहिए, हिंदी राजभाषा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर क्षेत्रीय भाषाएं होती है। क्षेत्रीय भाषा यानी अलग अलग क्षेत्र की भाषा भी अलग अलग होती है, तो वहां पर वो हिंदी का विरोध करते हैं, वो अपनी भाषा का ही विकास की बात करते हैं। सेम वही प्रक्रिया है। इसका अर्थ क्या पढ़ोगे, जब सिर्फ अपने भाषा के विकास की बात हो, वो चाहते हैं कि जो सुविधा मिले वो उसी भाषा वासियों को मिले, जो राज्य हो वो उसी भाषा का हो, जो कानून बने वो उसी भाषा के लिए बने, जो विकास हो वो उसी भाषा का हो। यानी सिर्फ भाषा के आधार पर देश का बंटवारा बंट जाना, यही तो भाषावाद है। क्षेत्र के आधार पर बंट जाना वो क्षेत्रवाद है, धर्म के अनुसार बंट जाना वो सांप्रदायिकतावाद है, जाति के आधार पर बंट जाना वो जातिवाद है, और यहाँ पर किसके आधार पर बंट रहा है, भाषा के आधार पर, वो भाषावाद है। इसके अंदर एक बात और की, एक तो कहेगी ये आर्टिकल 343 कहता है भारत संघ उसकी हिंदी, भारत संघ की जो राजभाषा होगी वो कौन होगी, हिंदी होगी। उसके अलावा एक बात और कहता है ये, जहाँ पर हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग होता है या क्षेत्रीय भाषाओं की स्थिति पर, एक तो हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग और क्षेत्रीय, वहां की जो क्षेत्रीय भाषा है जिस क्षेत्र की भाषाओं की स्थिति पर यानी उनकी परिस्थितियों पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, ये राष्ट्रपति के पास होता है, एक राजभाषा आयोग बना सकता है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति एक राजभाषा आयोग का गठन कर सकता है। यह बात ही हमारे संविधान में लिखी गई, क्षेत्रीय भाषाओं के ऊपर मतलब उसकी परिस्थिति पर, उसके बाद जो क्षेत्रीय भाषाओं के आगे हिंदी का अधिक प्रयोग हो, उसके आधार पर भाषा आयोग का गठन किया जा सकता है, और भाषा आयोग का गठन करता कौन है, राष्ट्रपति करता है। उसके बाद मैंने आपको बताई दिया समस्या कब पैदा होती है, जब बहुत से राज्य हिंदी को मानने से मना कर देते हैं। ठीक है, वो सिर्फ अपनी क्षेत्र की भाषा की बात करते हैं, वो कहते हैं हिंदी को नहीं मानते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमारे देश की जो देखो राजभाषा तो इसलिए बनाई गई है ताकि पूरा देश एकता में रहे, पूरे देश में एक ही भाषा हो, ताकि देश का विकास हो, खंडन ना हो देश का। लेकिन इसकी समस्या कब पैदा होती है, जब सिर्फ अपनी भाषा की बात करते हैं, हम अपनी भाषा को लेकर चलते हैं। और आपने देखा होगा बहुत से राज्यों के द्वारा ऐसे मतलब दंगे किए जाते हैं, संघर्ष किया जाता है कि उसकी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिले। और आपको बता देता हूँ हमारे पूरे जो संविधान के अंदर जो संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है ना, वो 22 भाषाएं हैं टोटल। कितनी भाषाओं को मिला हुआ है, 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है, वो 22 भाषाओं को मिला हुआ है। हमारे राजस्थानी के लिए भी क्या होता है, ऐसा मांग उठ रही है, लेकिन वो शांतिपूर्ण उठ रही है कि राजस्थानी को भी क्या करो, राजस्थान की जो भाषाएं हैं उसको भी संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। तो ये जो भाषा के आधार पर क्षेत्र अपनी भाषा को लेकर चलता है, इसके आधार पर अन्य भाषाओं के साथ वो संघर्ष करता है, विरोध करता है, तो इससे क्या होता है, हमारे देश की एक समस्या पैदा हो जाती है। वैसे ठीक है, अभी अपनी भाषा के अंदर हमारी मातृभाषा होती है, हमारे क्षेत्र की भाषा होती है, उसी के आधार पर हमें विकास करना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम अपने भाषा का तो विकास कर रहे हैं, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब हिंदी का विरोध कर रहे हैं, राजभाषा का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, अपने कल्चर को, अपनी भाषा को हमें सुरक्षित रखने का अधिकार है। हम अपनी भाषा को सुरक्षित रख सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं, उसका फैलाव कर सकते हैं, उसको बचाकर रख सकते हैं। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब दूसरे का विरोध करते हैं। खुद का सब विकास करो, लेकिन जब दूसरे का विरोध करना शुरू कर देते हैं, ऐसी स्थिति में देश में क्या हो जाती है, समस्या पैदा हो जाती है। ठीक है, यानी एक हमारे लोकतंत्र उसके समक्ष एक चुनौती पैदा हो जाती है जब हम दूसरी भाषा का, राजभाषा का विरोध करना शुरू कर देते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। अब देखो ये तो बात कही गई भी हिंदी होगी, लेकिन साथ साथ में विधानमंडलों को भी एक अधिकार दिया गया है। विधानमंडल होते हैं राज्यों के, यानी राज्यों के, हम कुछ बातें कर रहे हैं भाषा के बाद में,
राज्यों के विधानमंडलों को यह अधिकार दिया गया है, आपको बताया था ना विधानमंडल क्या होते हैं राज्यों के। विधानमंडल वो होते हैं जो राज्यों की व्यवस्थापिका होती है, राज्यों की संसद होती है। उनको एक अधिकार दिया गया है भी वो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को, भी उस राज्य की जो भाषा है ना, राज्य की भाषा को और हमारी जो राज्य भाषा है हिंदी को, दोनों का विकास कर सकता है। उसके लिए वो क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। यानी जो भी राजकीय कार्य होते हैं हमारे, क्या होते हैं, राजकीय कार्य, उसमें हिंदी का भी प्रयोग कर सकता है और अपने राज्य की भाषा का भी प्रयोग कर सकता है। ये विधानमंडलों का अधिकार है। क्यों, विधानमंडल प्रत्येक राज्य में होती है, राज्य के व्यवस्थापिका ही है, ठीक है। तो उसको ये अधिकार दिया गया भी वो अपने राजकीय कार्यों में हिंदी का भी प्रयोग कर सकता है और वहाँ की जो राज्य की भाषा है उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। जो राजकीय कार्य होते हैं, कानून वगैरह की भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, उसके अंदर उस राज्य की भाषा का भी प्रयोग किया जा सकता है, नहीं वो विधानमंडल कर सकता है, उसके तहत वो कानून बना सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी पृष्ठभूमि की, बैकग्राउंड की, राजभाषा के अंदर क्या क्या हिंदी को जो दर्जा दिया गया था उसके आधार पर कुछ बातें करते हैं। उसकी पृष्ठभूमि होती है बैकग्राउंड, ठीक है। तो हम इसके लिए बता सकते हैं, सबसे पहले जो राजभाषा, जो पहला राजभाषा आयोग बना था, पहला राजभाषा आयोग, ये बना था 1955 में, और इसका जो अध्यक्ष रखा गया था, किसकी अध्यक्षता में बना था ये बना था बीजी खरे की अध्यक्षता में, ठीक है। बीजी खरे, प्रोफेसर बीजी खरे थे, उसकी अध्यक्षता में क्या किया गया था, पहला राजभाषा आयोग बनाया गया था। आगे हम नेक्स्ट बात करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको मैं 1967 की। 1955 में तो क्या हुआ था, पहला राजभाषा आयोग बनाया गया था भारत के अंदर और उसका अध्यक्ष रखा गया था बीजी खरे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आज मैं आपको 1967 में, इसमें हुआ था राजभाषा संशोधन अधिनियम, राजभाषा संशोधन अधिनियम। इसके तहत क्या हुआ था, इसके तहत एक त्रिभाषा फॉर्मूला आया था, त्रिभाषा फॉर्मूला, ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। 1967 के अंदर राजभाषा संशोधन अधिनियम बना था और त्रिभाषा फॉर्मूला दिया गया था। क्या था इसके अंदर, इसमें 3 भाषाओं की बात हुई थी। कितनी भाषाओं की, 3 भाषाओं, कौन कौन सी, एक तो हमारी राजभाषा हिंदी, अंग्रेजी और वहां की क्षेत्रीय भाषा, ये बात हुई थी इसके अंदर। त्रिभाषा यानी 3 भाषाओं का यूज होने लगा। अब आप देखते हो एग्जाम वगैरह में तीनों भाषाएं आती है, हिंदी भी आती है, अंग्रेजी भी आती है और बाकी क्षेत्रीय भाषा भी आती है। यानी जो राजकीय कार्य होगा, जो एग्जाम होगा, जो भी कुछ कार्य होगा वो 3 भाषाओं में होगा। वही मैटर हिंदी में भी लिखा होगा, वही मैटर अंग्रेजी में भी लिखा होगा और वही मैटर उस क्षेत्रीय भाषा में लिखा होगा। इसे कहते हैं हम त्रिभाषा फॉर्मूला। और ये कब आया था, ये 1967 में राजभाषा संशोधन अधिनियम के तहत इसको अपनाया गया था, ताकि क्षेत्रीय भाषा और हिंदी के अंदर संतुलन बना रहे। क्योंकि अब दोनों भाषाएं आने लग गई। पहले क्या था, एग्जाम वगैरह होते थे या कोई और राजकीय कार्य होते हैं वो सिर्फ हिंदी में होते थे, हिंदी और अंग्रेजी में होते थे। इसके कारण वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं को समस्याएं पैदा होती थी। वो कहते थे हम ये जानते नहीं है, हमारी क्षेत्रीय भाषाओं को भी जोड़ा जाए। तब जाके उन्होंने ये त्रिभाषा फॉर्मूला दिया था राजभाषा संशोधन अधिनियम के तहत, और इसके तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। अब जो भी राजकीय कार्य होगा, जो भी एग्जाम वगैरह होंगे, उसमें 3 भाषाएं आएगी, हिंदी भी आएगी उसके अंदर, अंग्रेजी भी आएगी, और क्षेत्र वहाँ की जिस राज्य के अंदर जो क्षेत्रीय भाषा है, हमारा राजस्थान में जैसे राजस्थानी है तो राजस्थानी साथ आएगी, अन्य पंजाबी है पंजाब के अंदर तो पंजाबी भी साथ होगी। यानी 3 भाषाएं क्या होगी उसके अंदर होगी, यानी वही बात 3 भाषाओं में लिखी होगी, उसे बोलते हैं हम त्रिभाषा फॉर्मूला। और आप देखते हो एग्जाम वगैरह में आती है, हिंदी भी होगी, वो उसके आगे अंग्रेजी भी लिखा होता है और वहाँ की क्षेत्रीय भाषा वो भी लिखी होती है, ठीक है। यानी तीनों के अंदर वो एग्जाम या राजकीय कार्य जो भी उनके प्रपत्र होते हैं उसके अंदर दिया हुआ होता है। इसे बोलते हैं हम त्रिभाषा फार्मूला। और ये कब आया था, 1967 में राजभाषा संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके भाषावाद के अंदर। देखो भाषावाद की हम बात करें तो भाषावाद की हम पढ़ लेते हैं समस्या के कारण।
और देखो कारण तो सेम ही है, मैंने आपको पहले ही कहा था, ज़्यादा इसके अंदर मत्थापत्ति करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और सबके लिए हेडिंग भी सेम है, ध्यान रखना। मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपसे जातिवाद का प्रश्न है, सांप्रदायिकतावाद का है, क्षेत्रवाद का है, भाषावाद का है, अन्य और भी हम समस्याएं पढ़ने वाले हैं। सबके लिए हेडिंग सेम ही है। क्या लिखोगे? सबसे पहले उसका अर्थ लिखोगे। अर्थ सभी का सेम है। जाति के आधार पर भेदभाव जातिवाद, धर्म के आधार पर भेदभाव सांप्रदायिकतावाद, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव क्षेत्रवाद, भाषा के आधार पर भाषावाद। कारण सबकी वही संकीर्ण भावना, सबकी वही राजनीतिक कारण, सबकी वही वोटों की राजनीति। बात समझ रहे हो? ये सब क्या है? इसके कारण है। इसके दुष्परिणाम है वो भी हम पढ़ लेंगे। इसके दूर करने के उपाय वो कारण में छुपे होते हैं, मैंने पहले ही कहा था। अगर आपको उस समस्या का कारण पता चल गया ना, तो आप क्या कर सकते हो? आप उस समस्या को दूर करने के उपाय भी बता सकते हो। यानी कारण को ही तो दूर करना है हमें। जैसे मैंने बात कर दिया, राजनीतिक असंतुलन के कारण भाषावाद पनपता है, क्योंकि एक भाषा को ज़्यादा सुविधा दी जाती है, दूसरे को नहीं दी जाती, इसके कारण असंतुलन होता है। अब वहाँ पर उपाय क्या लिखोगे? आप कहोगे जी ऐसे करो, इस असंतुलन को संतुलित कर दो। असंतुलन को क्या कर दो? संतुलित। बस अपने आप ये समस्या दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम कारण। इसके अंदर पहला कारण तो होता ही राजनीतिक कारण है, ये तो आप पढ़ना ही पढ़ना। मैं लिख देता हूँ। उसके बाद आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे भाषा के आधार पर भेदभाव भी हो सकते हैं। ठीक है। आप लिखोगे सरकार के द्वारा असंतुलित विकास। ठीक है। आप और क्या लिख सकते हो उसके अंदर? वोटों की राजनीति। आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो चुनावी राजनीति। आप क्या कर सकते हो? आप उसके अंदर वो लिख सकते हो क्षेत्रीय कानून अलग अलग या भेदभाव। आप लिख सकते हो सांस्कृतिक विभिन्नता। यानी कहने का मतलब वही है जो हम स्टार्टिंग में करते आ रहे हैं, जो हमने लिखा था। जैसे हम इसकी बात करें, इसके राजनीतिक कारण, यानी राजनीतिक जो होती है, जो भाषा के आधार पर राजनीति होती है, उसके अंदर राष्ट्र की राजनीति को बोल दिया जाता है और सिर्फ भाषा की राजनीति को देखा जाता है। यानी भाषा के आधार पर हम क्या करते हैं? राजनीति करना शुरू कर देते हैं। हम राष्ट्र की बात नहीं करते, सिर्फ अपनी भाषा की बात कर देते हैं। इसके आधार पर आप एक ये भी लिख सकते हो संकीर्ण भावना। यानी इसके आधार पर आप कितने ही क्या बना सकते हो? टॉपिक बना सकते, कितने भी इसकी हेडिंग बना सकते हो, कितने आप इसकी विशेषताएं बना सकते हो। ठीक है। तो जब राजनीतिक कारण बहुत होता है, क्योंकि जब हम भाषा के आधार पर राजनीति करना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब हम भाषावाद को जन्म दे रहे हैं, देश के लिए एक नई समस्या क्रिएट कर रहे हैं हम, और कुछ ही नहीं है। ठीक है। जैसे मान लो आप कोई भी राजनीतिक दल का गठन करते हो, और अगर आप वो भाषा के आधार पर करते हो, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ आप अपनी भाषा की बात करोगे, अपने भाषा भाषी लोगों को इकट्ठा करोगे, उनके द्वारा ही आप संकट बनाओगे। और जब भी आप डिमांड करोगे, मांग करोगे कोई दल से या सरकार से, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? सिर्फ भाषा के आधार पर डिमांड करोगे कि हमारी भाषा को सब कुछ मिलना चाहिए, जो कानून बने हमारे भाषा के लिए, जो प्रशासन हो वो भाषा के आधार पर होना चाहिए। ठीक है। हमारी भाषा को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, जो राजकीय कार्य है वो हमारी भाषा में होना चाहिए, हमारे क्षेत्र में हिंदी का उपयोग नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही कहा था, समस्या ये नहीं है भी आप अपनी भाषा से प्रेम करते हो, करना चाहिए सभी को अपनी भाषा का प्रेम करना, यूज करना, उपयोग कर सकता है वो। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब अपनी भाषा का उपयोग करते हैं, हम दूसरी भाषा का विरोध करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम अपनी भाषा का यूज करते हैं अपने क्षेत्र में, लेकिन जैसे हम हिंदी का विरोध करना शुरू कर देते हैं, राजभाषा का विरोध करना शुरू कर देते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होती है? भाषावाद की समस्या पैदा हो जाती है। भाषा के आधार पर भेदभाव ये भी है, क्योंकि सरकार क्या करती है? सरकार भी भाषा के आधार पर भेदभाव करना शुरू कर देती है। ठीक है। एक भाषा को तो वो विशेष सुविधा देती है, दूसरे को नहीं देती। ऐसी स्थिति में क्या होता है? इन दोनों में भेदभाव हो जाता है, असमानता हो जाती है। एक तो भाषा भाषी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा विकास कर लेते हैं, दूसरे पिछड़े हुए रह जाते हैं।
अब जो पिछड़े होते हैं वो फिर अपना संगठन बनाते हैं, संगठन बना के सरकार का विरोध करते हैं। वो कहते हैं हमारे लिए भी सरकार को काम करना चाहिए, जो कानून है जो भी सुविधा है वो हमारे लिए भी होनी चाहिए, हमारा भी विकास होना चाहिए। इसलिए वो दंगे करते हैं, हड़तालें करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, बाजार बंद करते हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था होती है उसको क्या होता है, नुकसान होता है। सरकार के द्वारा असंतुलित, यानी सरकार भी क्या करती है, जो कानून बनाती है, जो प्रशासन करती है, वो भी असंतुलित करती है। यानी वो एक भाषा को तो विशेष सुविधा देती रहती है, दूसरी भाषा को नहीं दे पाती या नहीं देती। वो क्यों हो सकता है, सरकार के अंदर जो ज्यादा लोग चुनकर आए हैं, जो जीत कर आए हैं, वो किसी और एक भाषा से आए हैं। अब उसी भाषा की बात करेंगे, दूसरी मान लेते हैं एक भाषा से लोग चुनकर गए, दूसरी भाषा से कोई प्रतिनिधि नहीं गया, कोई व्यक्ति नहीं जीत पाया, तो ऐसी स्थिति में उस भाषा का तो विकास होगा ही नहीं। तो जीत के गए वो सिर्फ अपनी भाषा का ही विकास करेंगे, जो कानून बनाएंगे, जो संसद में बात करेंगे, वो सिर्फ अपनी भाषा के लिए करेंगे। जो भी योजना बनाएंगे, परियोजना बनाएंगे, वो भी अपनी भाषा के लिए ही बनाएंगे। जॉब वगैरह जो भी करेंगे वो भी अपनी भाषा के लिए करेंगे। तो ये भाषावाद ही है, ये समस्या पैदा हो रही है। वोटों की राजनीति वही आ गई। सरकार क्या करती है, एक भाषा को, एक भाषा के जो व्यक्ति होते हैं उन जनसंख्या को अपना वोट बैंक बनाने के लिए क्या करते हैं, वोट बैंक बनाने के लिए उसको विशेष सुविधा देते हैं, उसको अन्य भाषाओं से ज़्यादा सुविधा देते हैं। तो इसके कारण भी क्या होता है, भेदभाव फैलता है, असमानता बढ़ती है। तो जिसको ज़्यादा सुविधा दी जा रही है उसको उसका विकास होता है, इसको नहीं दी जा रही उसकी अवहेलना होती है, उसका विकास नहीं हो पाता। चुनावी राजनीति भी है, यानी चुनाव में भी देख लो आप, भाषा के आधार पर वोट दिए जाते हैं, भाषा के आधार पर प्रतिनिधि खड़े किए जाते हैं, भाषा के आधार पर ही क्या होता है, चुनाव का प्रचार किया जाता है ना। जिस क्षेत्र में ज्यादा भाषा के लोग होते हैं ना, एक भाषा के, उसी को टिकट मिलती है, राजनीतिक दल भी उसी को टिकट देते हैं, ठीक है। और उसी के आधार पर चुनावी राजनीति होती है, पूरी जो राजनीति होती है ना वो भाषा के आधार पर ही होती है। क्षेत्रीय कानून, अब ये मांग करते हैं, अभी आप देखते होंगे प्रत्येक राज्य के लिए विशेष कानून बने हुए, जैसे मैंने बताया था जम्मू कश्मीर के लिए अलग कानून बना हुआ था आर्टिकल 370 के तहत, तो वो तो हमारे लिए, हमारे से अलग था, है हमारे देश का ही अलग था, लेकिन अब तो 370 धारा को तोड़ दिया गया। लेकिन अन्य जो और भी बहुत से, जैसे जो पूर्वी राज्य है, नागालैंड है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, पहाड़ी एरिया है, उनको अलग सुविधा दी गई है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव पनपता है, अखंडता को चुनौती मिलती है, यानी खंडन का डर रहता है देश के लिए। उसकी बात करें सांस्कृतिक विभिन्नता, अब ये भी कारण, इसके कारण भाषावाद फैलता है, क्योंकि मेरे क्षेत्र में अलग भाषा है, या मेरे कल्चर ही अलग है, मेरी संस्कृति अलग है, दूसरे लोगों को अलग भाषा बोलते हैं, उनकी संस्कृति कल्चर ही अलग है। ऐसी स्थिति में अपने आप ही भेदभाव पनप जाता है, और उनकी संस्कृति अलग है, उनका रहन सहन अलग है, मेरा रहन सहन अलग है, मेरी भाषा अलग है, मेरी संस्कृति अलग है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप ही भेदभाव दिखाई देता है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, भाषावाद अधिक पनपता है, क्योंकि पहले से ही भेदभाव दिखाई दे रहा है, इसमें भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं है, पहले से ही भेदभाव है। उसके प्रत्येक रहन सहन में, खान पान में, संस्कृति में, कल्चर में, हर जगह भेदभाव है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, दो क्षेत्रों की आपस में एकता दिखाई नहीं देती, उनमें भेदभाव और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद आती है संकीर्ण भावना। संकीर्ण भावना होती है जब हम अपने देश के बारे में नहीं सोचते, हम देश को तो हम भूल जाते हैं, देश को तो क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं, और उसके स्थान पर किसको ले लेते हैं, अपनी भाषा को ही प्रमुखता दे देते हैं, अपनी भाषा को क्या करते हैं, प्रमुखता देते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रवाद है, जो हमारे राष्ट्र के प्रति प्रेम है, उसको आघात लगता है, उसको क्या लगता है, आघात लगता है, चोट लगती है उसको। यानी देश प्रेम की भावना है, एकता की भावना है, अखंडता की भावना है, वो सब क्या हो जाती है, धूमिल हो जाती है, खत्म हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ भाषावाद की भावना पनप जाती है। हम संकीर्ण होता है छोटा, यानी हम कम सोचने लग जाते हैं। एक तो पूरे देश के बारे में सोचना, वो तो होता है व्यापक हमारी भावना। एक हम सिर्फ अपने क्षेत्र के बारे में, अपनी भाषा के बारे में सोचते हैं, हम अपने कल्चर के बारे में सोचते हैं। इससे क्या होती है, हमारी भावना संकीर्ण हो जाती है, ठीक है। तो इसके कारण भी क्या होती है, संकीर्ण भावना के कारण भी भाषावाद पनपता है। अब मैं ये कहूँ कि भाषावाद को दूर करने के उपाय बताओ जी। दुष्परिणाम तो है इसके, चलो मैं इससे पहले कह देता हूँ इसके दुष्परिणाम बताओ, क्योंकि ये समस्या है, चुनौती है, तो दुष्परिणाम तो होंगे, और है। तो दुष्परिणाम आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे, एक तो आप ये लिखोगे, देश की अखंडता को, कोई लिखनी है, कोई अलग नहीं लिखना आपको, अखंडता को चुनौती मिलती है,
ठीक है। आप इसके अंदर और क्या लिखोगे, आप इसके अंदर ये लिखोगे राजनीतिक अस्थिरता होती है। ठीक है। आप क्या लिखोगे, भेदभाव पनपता है। आप लिखोगे दो भाषा के मध्य संघर्ष पनपता है। इन दोनों के मध्य क्या होता है, संघर्ष का पनपता है। आप लिखोगे सार्वजनिक संपत्ति को हानि होती है। संघर्ष होगा तो हानि तो होगी, ये तो श्योर ही है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे हड़तालें होती है, धरने होते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को हानि होती है, अर्थव्यवस्था को क्या होता है, नुकसान होता है। इसके लिए आप और भी क्या लिख सकते हो, तो भाषा के मध्य अविश्वास, यानी देश में अविश्वास पैदा हो जाता है, एक दूसरे को विश्वास नहीं करते वो। ठीक है। यानी भाषा के आधार पर नए राज्यों की मांग होती है। नए राज्यों की मांग, ये तो हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले बताया था आंध्र प्रदेश था, इसके द्वारा भाषा आधार पर गठित किया गया था। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था 1953 में, उसने भी एक अपने भाषा के आधार पर गठित करने की बात कही थी। और उसके बाद तो बहुत राज्य बने थे, जैसे हमने बात की थी 1960 के अंदर महाराष्ट्र गुजरात बना था, 1967 में पंजाब हरियाणा बना था। ठीक है। वो किसके आधार पर बने थे, भाषा के आधार पर बने थे। 1960 में बना था गुजरात और महाराष्ट्र, 1967 में पंजाब हरियाणा। यानी कि उसके बाद भाषा के आधार पर राज्यों का क्या हो गई, बाढ़ सी आ गई, यानी बहुत ज्यादा भाषा के आधार पर राज्य मांग उठने लगी। उसके बाद ये दुष्परिणाम हो गए। अब दुष्परिणाम है तो समस्या को दूर तो करना है ना हमें, तो दूर करने के उपाय बता दो भैया आप। यानी भाषावाद की समस्या को दूर करने के उपाय। क्या उपाय हो सकता है, आप पहले तो कहोगे जी राज्यों का संतुलित विकास होना चाहिए, राज्यों का संतुलित विकास होना चाहिए, यानी सभी का विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं है संतुलित, यानी किसी क्षेत्र का, राज्य का, किसी भाषा का ज्यादा विकास हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा। ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप ये कह सकते हो जो राजनीतिक कारण है, यानी राजनीतिक, आप ये इसमें ये लिख लो चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति में भाषा का यूज नहीं होना चाहिए, यानी भाषा के आधार में राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप कह सकते हो त्रिभाषा, जो फार्मूला 1967 में बताया था ना आपको, राजभाषा संशोधन अधिनियम, तो उसको ईमानदारी से अपनाना चाहिए, तो उसको लागू करना चाहिए। उसके बाद आप ये कह सकते हो भी देश प्रेम की भावना या राष्ट्रवाद की भावना को पनपाना चाहिए। ठीक है। एक आपको बता देता हूँ, देखो जो भाषा होती है ना, वो संप्रेषण का माध्यम होती है। क्या होती है, संप्रेषण का माध्यम। संप्रेषण होता है हम जो आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे मैं आपको अपने विचार पहुंचा रहा हूँ, ये भाषा के आधार पर पहुंचा रहा हूँ, आप भी किसी और से अपनी बातें कर रहे हैं, तो भाषा के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो संप्रेषण होता है ना, ये दो व्यक्तियों को आपस में जोड़ता है, या दो भाषाओं को आपस में जोड़ता है, तोड़ता नहीं है, ये ध्यान रखना। हम कहीं पर भी जाते हैं, उससे हमारा संपर्क किससे होता है, भाषा से ही तो होता है। आप कहीं भी जाओ, कौन से क्षेत्र में जाओ, तो अपने भाषा के आधार पर तो आप संपर्क कर पाते हो या नहीं कर पाते। तो बस, यानी ये दो व्यक्तियों को आपस में जोड़ता है, तोड़ता नहीं है, ये भावना होनी चाहिए हमारे। ऐसे नहीं है भी भाषा है वो तोड़ती है, हमें तोड़ती नहीं है, दो व्यक्तियों को, दो क्षेत्रों को आपस में जोड़ती है। इसका मतलब ये संप्रेषण का सबसे बड़ा माध्यम होती है भाषा। तो इसका तो है दो व्यक्तियों को आपस में जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। इस चीज का भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। उसके बाद आप क्या कह सकते हो कि भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, नहीं सरकार ऐसे कानून न बनाए या एक भाषा को ज्यादा सुविधा दी जा रही है, दूसरे भाषा को सुविधा नहीं दी जा रही है। इसका मतलब एक भाषा का तो विकास हो रहा है, दूसरे का नहीं हो रहा। और इसके बाद आप संकीर्ण भावना को छोड़ने की बात करो, ये हमारी भावना होती है वो संकीर्ण नहीं होनी चाहिए, भावना नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप कह सकते हो हिंदी है जो हमारी राजभाषा है, हिंदी क्या है,
राजभाषा, ये हम आर्टिकल 343 पढ़ चुके हैं। हिंदी राजभाषा है, उसको अपनी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसका सहयोगी मानना चाहिए। क्षेत्रीय भाषाओं की सहयोगी मानना चाहिए, बल्कि उसकी विरोधी नहीं मानना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए हिंदी हमारा क्षेत्रीय भाषाओं का विरोध कर रही है, इसको नहीं मानना चाहिए, बल्कि ये मान के चलना चाहिए जो हिंदी है वो हमारी सहयोग करती है, हमारी क्षेत्रीय भाषाओं का क्या करती है, सहयोग करती है, हमें आपस में जोड़ती है, न कि तोड़ती है। इसका मतलब वो हमारी भाषाओं का विरोधी नहीं है, बल्कि हमारी भाषाओं का सहयोग करती है, हिंदी है वो। ये चीज़ हमारे भावनाओं में सम्मिलित होना चाहिए, यानी अपनी राजभाषा को भी साथ में पढ़ाना चाहिए, जैसे त्रिभाषा फार्मूला में दे चुका है। ये अपनी भाषाओं को तो हमें उपयोग करना चाहिए, विकास करना चाहिए, लेकिन हिंदी को उसकी रुकावट नहीं माननी चाहिए, बल्कि हिंदी को क्या मानना चाहिए, वो उस भाषा का सहयोगी मानकर चलना चाहिए। देखो डियर स्टूडेंट, ये बिल्कुल ही सिंपल है। आपने जितनी भी क्या प्रकार की समस्याएं पढ़ी है, उनका कारण है, उनके दुष्परिणाम है, उसके जो दूर करने के उपाय है, वो सबके सेम है। सिर्फ आपको अर्थ पता होना चाहिए। अभी ये समस्या है, ये चुनौती है हमारे देश के लिए, ठीक है, चुनौती है, इसका मतलब इसके दुष्परिणाम तो होंगे ही होंगे, और दुष्परिणाम होंगे इसका मतलब कुछ ना कुछ इसके कारण है जिसके कारण ये समस्या पैदा हो रही है, और जैसे हम कारण को दूर कर देंगे वो उपाय आ जाएगा। इसका मतलब एक ध्यान रखना, जो उपाय होते हैं ना वो कारण में छिपे हुए होते हैं। इसके अंदर आप ये लिख सकते हो, वोटों की राजनीति छोड़ देनी चाहिए हमें, कानून बनाए उसके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब देश के लिए एक ही कानून होना चाहिए, भाषा के लिए अलग कानून नहीं होना चाहिए, भाषा के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यानी जो भी आप लिखोगे वो सब कुछ सही है, ठीक है, क्योंकि आपको तो समस्या ही दूर करनी है, कोई अलग मैटर नहीं है इसका, समस्या आपको पता है उसको दूर कर दो। ये हमारा जो आपका क्षेत्रवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकतावाद और जातिवाद कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेके मिलेंगे, नेक्स्ट लेसन लेके मिलेंगे। यहाँ तक इतना ही, थैंक यू।